दोस्तों वीनू इंफोटेनमेंट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय को छेड़ने जा रहे हैं जिस विषय से कि आमतया मैं दूरी बना करके रखता हूं, क्योंकि इसमें आपके धर्म, रिलीजन, फेथ इसके ऊपर चर्चा करनी पड़ती है और मेरा ये मानना है कि फेथ जो है लोगों को कभी कभी आहत करता है और इस विषय पर जितना कम बोला जाए उतना बेहतर है। लेकिन इसके बावजूद भी आज मुझे आपसे बातचीत इस विषय पर जरूर करना है। अभी कल की बात है, आरएसएस चीफ मोहन भागवत जी ने अभी संतोष यादव, जो कि आप जानते होंगे कि भारत के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली महिला हैं और आईटीबीपी में वो काम करती हैं, उनको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुख्यालय में मुख्य गेस्ट के रूप में, मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। इससे दो बातें विचार विमर्श के लिए जानना बेहद ज़रूरी है। पहली बात तो ये कि आमतया ये आरएसएस में ये एक परंपरा रही है कि जो मुख्य अतिथि होते हैं वो आमतया मर्द या पुरुष होते हैं और ऐसे आरएसएस पे लांछना लगते रहती हैं कि वो स्त्री समुदाय को अपने कार्यक्रम में, संस्था के कार्यक्रम में अपने से दूर रखते हैं। और इस बात का जो अभी तक देखा गया है कि जो भी आरएसएस के सर संघचालक रहते हैं वो इस चीज़ से गुरेज करते हैं, इस विषय पे ना तो कोई टिप्पणी देते हैं और ना ही आपको ये बताएंगे कि वो क्यों नहीं बुलाते हैं। इसलिए उनके ऊपर ये आरोप लगते रहता है और वो बिल्कुल हाथी की गति में, मंद गति में चलते रहते हैं जैसे कि कुछ भी नहीं हो रहा है। और उन पे ये आरोप आमतया जब से इसका फाउंडेशन हुआ है तब से ये आरोप लगते रहा है कि दिस इज़ ए मेल डोमिनेटेड ऑर्गेनाइजेशन वेयर फीमेल हैज़ गॉट नो से। इस ट्रेडिशन को जो अभी के सर संघचालक हैं श्री मोहन भागवत जी, वो इस ट्रेडिशन को तोड़ते नज़र आ रहे हैं। ये कोई सामान्य घटना नहीं है। अगर आरएसएस संघ के हिसाब से देखेंगे तो ये घटना ही कोई सामान्य घटना नहीं है, लेकिन इनके पीछे उनकी मंशा क्या है ये समझना बेहद ज़रूरी है। ऐसे लोगों में एक ऐसी अवधारणा बन रही है कि जो मोदी सरकार चल रही है वो आरएसएस में एक तरह से बैक सीट से उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं और इस वजह से संघ में एक हलचल की सी स्थिति बनी हुई है। और जो मोहन भागवत जी हैं, जो कि राष्ट्रीय पटल पर आरएसएस के सर्वश्रेष्ठ नेता हैं, उनकी स्थिति क्या है यह एक संशय बनी हुई है कि क्या वो सचमुच में संघ के एक डिसिप्लिन्ड ऑर्गेनाइजेशन के हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन हैं जिनका बात को कि कोई काट नहीं सकता, या उनके बात को काटने के लिए जो अभी की करंट सरकार है उसने कुछ एक सिचुएशन धीरे धीरे क्रिएट कर रखी है। लेकिन अगर आप इस घटना को इस आईने से देखने की कोशिश करेंगे तो आरएसएस के फंक्शनिंग को आप कभी समझ नहीं पाएंगे। आरएसएस इस तरह से काम करती है कि कौन सा आदमी उसके पक्ष में है, कौन सा आदमी उसके विपक्ष में है, उसको समझ पाना बेहद ही जटिल काम होता है और हमारे आपके सोचने की प्रक्रिया से काफ़ी अलग होता है। तो जो आमतया एक परसेप्शन सामने हो रहा है कि दो पावर सेंटर आरएसएस के बीच में बन रहे हैं और एक ग्रुप जो है मोदी को समर्थन करता है और दूसरे ग्रुप जो है वो मोहन भागवत जी को समर्थन करता है, तो इस तरह का क्लासिफिकेशन आरएसएस में संभव नहीं है। लेकिन आरएसएस में जो विचारधाराओं का आदान प्रदान चल रहा है उसके अंदर जो मंथन चल रहा है और देश में जो पिछले 1-2 साल में घटनाक्रम हुई है, जिसमें कि आप नुपुर शर्मा की घटना को याद कर सकते हैं, या अभी हाल ही में जो फॉरवर्ड चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो, और सिद्दीकी जो एक राजनीतिक नेता हैं और आईएएस अधिकारी भी रहे हैं, वो सब जब जा कर के एक इंटेलिजेंसिया कम्युनिटी जो होता है वो जा कर के मोहन भागवत जी से, आरएसएस प्रमुख से मिलते हैं, तो आप ये तय मानिए कि कुछ डिस्कोर्स चल रहा है। डिस्कोर्स अब किसको कहते हैं? कुछ ऐसे विचारों पे गहन मंत्रणा चल रही है, मंथन चल रहा है कि इस देश की स्थिति परिस्थिति को सुधारने में, चूँकि उसी का एक ऑफशूट बीजेपी है, पॉलिटिकल विंग बीजेपी है जो कि अभी सत्ता में है, तो सत्ता का कंट्रोल जो है वो पहले आरएसएस हेडक्वार्टर में होता था, लेकिन मोदी जी के शासन आने के बाद सत्ता का एक तरह से आप समझिए विकेंद्रीकरण हो गया है कि जो आदमी पॉलिटिकल विंग चलाएगा वो पॉलिटिक्स को कंट्रोल करेगा और जो उसकी सांस्कृतिक संस्था को चलाएंगे वो आरएसएस को कंट्रोल करेगा। लेकिन मोदी की स्थिति जो आज के दिन में है, वो नेता बहुत बड़े हो सकते हैं, विश्व स्तर पर उनकी अच्छी खासी पहचान हो सकती है, लोगों के बीच में वो काफ़ी लोकप्रिय हो सकते हैं, लेकिन उसके साथ एक सत्य, जो कटु सत्य है, वो यह है कि देश की आर्थिक स्थिति
को वो पूरी तरह से संभाल नहीं पा रहे हैं और इन्फ्लेशन यहाँ पे बढ़ रही है। और इन्फ्लेशन बढ़ने का मतलब है कि सरकार के खिलाफ एक मनोदशा धीरे धीरे ही सही तैयार हो रही है। और आरएसएस इसको बहुत अच्छी तरह से भांप रहा है कि शायद अगर इसी तरह से सत्ता अपनी गति में चलती रही और लोगों से उनकी दूरी इस तरीके से बनती रही तो वो दिन कोई दूर नहीं जब सत्ता से दूर चले जाए। ऐसा तो हो सकता है कि आप 24 में वापस आ सकते हैं, लेकिन आरएसएस इतने छोटे समय के लिए पॉलिटिक्स करने के लिए इस देश में खड़ी नहीं हुई है। उनका गोल है एक लंबे समय तक, जैसे कांग्रेस 70 वर्ष 80 वर्ष तक शासन किया, उसी तरह से एक सत्ता चलाई जाए और सत्ता का जो नेचर और करेक्टर है उसको बदला जाए। इस बदलाव में मोहन भागवत जी एक अहम भूमिका निभा रहे हैं। कभी कभी तो मीडिया में आप देखते होंगे कि मोहन भागवत जी को स्ट्रेट फॉरवर्ड मोदी के अगेंस्ट रिपीटेड किया जाता है, यानी उनको खड़ा कर दिया जाता है, लेकिन सर संघचालक इतने सामान्य व्यक्ति नहीं है। वो एक सुलझे व्यक्ति हैं और उनको अपनी ऑर्गेनाइजेशनल गोल की बहुत क्लैरिटी है। अभी जो आरएसएस के अंदर मुख्य बदलाव चल रहा है, उस बदलाव में जो सबसे अहम कड़ी है वो दो चीज़ों पे खास फोकस किया जा रहा है। हालांकि यह अवधारणा हम बाद में डिस्कस करेंगे कि कैसे ये हिंदू राष्ट्र की अवधारणा का ही एक एक्सटेंडेड वर्जन है। हालांकि लोग कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र का मतलब है कि बाकी सब समुदायों को बिल्कुल ही काट के रखा जाए और देश की राजनीति चलाई जाए और सत्ता में बनी रही जाए, क्योंकि मेजॉरिटी यहाँ पे हिंदू हैं। राष्ट्रवादी अवधारणा जिसको लेकर के कि आरएसएस आगे बढ़ी है, उस अवधारणा में दो ऐसी इम्पॉर्टेंट कड़ी हैं जो अभी तक जुड़ नहीं पाए हैं। अगर आपको पिछले इलेक्शन का याद हो तो जो मोदी जी सरकार बनाए हैं वो 36-37% पे सरकार बना लेते हैं। इसका मतलब आपको ये मानना है कि हिंदू का भी जो एक मेजॉरिटी वर्ग है वो भी आज तक आरएसएस के साथ पूरी तरह से उस विचारधारा के साथ जुड़ नहीं पाया है। तो इसमें दो अहम कड़ी है। सबसे पहला कड़ी है कि जो आधी पॉपुलेशन है, यानी जो स्त्री शक्ति है, स्त्री शक्ति आमतया एक शांत प्रिय माहौल चाहती हैं देश में, और वो शक्ति अभी तक आरएसएस से किसी न किसी वजह से किनारे रही थी। उन शक्ति को कैसे सबसे पहले तो अपने साथ जोड़ा जाए, ताकि जो वोट का जो परसेंटेज है, जो कि इसका पॉलिटिकल ऑफशूट जो बीजेपी लड़ेगा, इसको कन्वर्जन किया जाए स्त्री शक्ति को। इसलिए आप मोदी की सारी पॉलिसी आप देखते होंगे कि मातृशक्ति, स्त्री शक्ति, कन्या धन योजना, ये सारी योजनाएं चलती रहती हैं ताकि एक औरतों के बीच में इस संगठन को लेकर के जाया जाए और उनके लिए किए जा रहे कार्यों के द्वारा उनके विचारों के अंदर समावेश किया जाए और उनके मस्तिष्क में घुसा जाए कि हाँ, ये एक संस्था है जो कि हमारे लिए सोचती है। इसी तरह से आप देखेंगे कि गांव-गांव में जो है स्वयं सेवक ग्रुप भी बनाए जा रहे हैं, सब कुछ की जा रही है। तो एक तो पहला प्रश्न ये है, और दूसरा प्रश्न ये है कि कैसे ये जो हिंदू राष्ट्र की संकल्पना है, इसमें मुस्लिम के लिए असुरक्षा भाव को हटा करके उसे एक बृहद हिंदू राष्ट्र के अम्ब्रेला के अंदर लाया जाए और उनके ऊपर एक नेशनलिस्टिक विचारधारा में उनको लाने के लिए सतत प्रयास किया जाए। ऐसा देखा गया है कि अगर आपको याद हो, जो तिमोर है, कैसवो है, ऐसी कंट्री का निर्माण इसलिए हुआ था कि वहाँ पे ड्यू टू कन्वर्जन मीन्स धीरे धीरे जो ये कन्वर्जन का प्रोसेस चलता है एक जाति से दूसरे जाति में बदलने का और फिर एक जाति का निर्माण कर देने का नए जाति का, उस वजह से अलगाव होकर के एक नए राष्ट्र का उदय हुआ। दूसरी जो पॉपुलेशन इम्बैलेंस है कि एक जाति और दूसरे जाति के बीच में जब पॉपुलेशन इम्बैलेंस हो जाता है तो उससे भी एक राष्ट्र का निर्माण होता है। ये दो विषय आरएसएस के लिए बेहद गहन विषय है, क्योंकि अगर आप राष्ट्रवाद की बात करते हैं और राष्ट्र ही आपका जाति के आधार पे या धर्म के आधार पे बिखर जाए तो राष्ट्रवाद कैसे चलेगा, पहला प्रश्न ये। दूसरा बात, उस बृहद राष्ट्र का जो 50% पॉपुलेशन है यानी महिला पॉपुलेशन है, वो अगर आपसे बिदक जाए, वो आपके साथ किसी न किसी वजह से न जुड़ पाए, तो फिर आपका राष्ट्रवाद कैसे चलेगा। जो खास करके वो भी तब जब भारत का समुदाय अनेक जाति, समुदाय, धर्म, भाषा और जातियों में विभक्त हो, उस समय में सबको एक साथ लेकर के चलना कितना कठिन काम है। और अगर एक साथ नहीं चलते हैं तो जो चंद्रगुप्त मौर्य के पीरियड का आप बृहद भारत की बात करते हैं कि वो अफगानिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, आधे आप चाइना का पार्ट कंसीडर कर सकते हैं और पाकिस्तान तो है ही, बांग्लादेश है ही, जो सार्क कंट्रीज है वो सारे बृहद भारत का हिस्सा बने। बृहद भारत मतलब कभी भी नहीं है कि उस देश की संप्रभुता को ख़त्म कर दिया जाए, बल्कि
उस देश की संप्रभुता को अक्षुण्ण रखते हुए एक रशियन कन्फेडरेशन की तरफ बनाया जाए कि सब आदमी एक प्लेटफॉर्म पे आपसी सहमति से और अच्छे तरीके से एक दूसरे के साथ घुल मिल करके रह सकें। ये बृहद राष्ट्र का निर्माण तब होगा जब आपके देश के अंदर सबसे पहले आपकी उपादेयता या आपकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ जाए। तो ये आरएसएस जो है, अभी आपने हाल में देखा होगा कि ये मस्जिद में भी गई है, रिलीजियस डिस्कोर्स चल रहा है कि कैसे कम्युनिटी को हार्मोनाइज किया जाए, कैसे जेंडर बाइस जो है उसको ख़त्म किया जाए और बोथ जेंडर्स को एक साथ जोड़ करके एक साथ प्लेटफॉर्म पे लाया जाए। ये आरएसएस अभी सतत प्रयास कर रही है। हालांकि ये आइडिया लेकर के जब आरएसएस चलती है कि हमें मुस्लिम को भी अप्रोच करना है, उनको भी अपने अम्ब्रेला के अंदर लाना है, तो जो पोलराइजेशन का खेल चलता है देश में, क्योंकि पोलराइजेशन के थ्रू आप जो है जनता के मत को तैयार करके आप एक कन्वर्जन करते हैं उसको वोट में, जैसे कोई धर्मांतरण करते हैं उसी तरह से आप समझ जाए कि ये खेल के आधार पे आप जनता के वोट को कन्वर्जन करते हैं। तो इस खेल को भी तब आप खेल सकते हैं चेस बोर्ड पे जब आपकी एक्सेप्टेबिलिटी अमंग ऑल कम्युनिटीज़ हो। और धीरे धीरे जब आप बृहद राष्ट्र की बात करते हैं तो इस खेल से आपको बाहर भी निकलना है। आज आप उस प्यादे को चलते हैं, लेकिन प्यादे के साथ और गोटी को भी आपको चलना है। अगर इस देश को चलना है तो सिर्फ एक रास्ते, पोलराइजेशन के रास्ते से आप नहीं चल सकते। आपको इस बात को मानना ही पड़ेगा कि जो आज के किसी भी समुदाय, किसी भी फेथ, किसी भी धर्म के व्यक्ति हैं, वो इसी देश में पैदा हुए हैं और इसी देश की मिट्टी में चाहे तो वो जल करके चिता पर जाएंगे या ज़मीन के अंदर ज़मींदोज़ हो करके वो जाएंगे, वो यहीं रहेंगे। उनसे आप दूरी बना करके नहीं रख सकते और उनके जीने का तरीका भी अलग ही रहेगा, क्योंकि उनकी एक फेथ है, वो उसी तौर तरीके से जिएंगे। तो केवल आप जो कोशिश कर सकते हैं कि कैसे एक समरस समाज बना करके उन सभी को एक साथ रहने और जीवन यापन करने के लिए आप तैयार कर सकते हो, ताकि इंडिविजुअल आइडेंटिटी तो बनी रहे, लेकिन जब नेशनल आइडेंटिटी की बात आए तो वो राष्ट्रवाद से जुड़ करके एक राष्ट्र की संकल्पना करें और इस देश को कोसोवो और तिमूर बनने से रोक सकें। तो आरएसएस एक लंबे लॉन्ग टर्म प्लान पे चलता है कि ये कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, इसका तौर तरीका काम करने का अलग है और इस बात से इसको कोई मतलब नहीं रहता है कि बीजेपी सत्ता में रहती है या नहीं रहती। इसका ऑब्सोर्ट जो है वह सत्ता में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इस बात से मुक्त होकर के मोहन भागवत जी के इस प्रयास को आम आदमी को सराहना चाहिए कि एक बृहद भारत को एक समावेशी भारत बनाने की दिशा में आरएसएस ने पहले बार क्रेडिबल तरीके से सामने आए हैं। चाहे वो ज्ञान वापी मस्जिद का मुद्दा हो, चाहे वो मथुरा का मस्जिद का मुद्दा हो, चाहे नूपुर शर्मा का मुद्दा हो, चाहे मुस्लिम के साथ संवाद बनाने की स्थिति हो, चाहे महिलाओं को एक साथ जोड़ने की स्थिति हो, इसमें आपको कई बार सरकार से उनका रास्ता अलग दिखता है। इसका मतलब कतई ये भी ना माने कि संस्था और सरकार चलाने के बीच में इतनी खाई बन गई है कि दोनों दो दिशा में चल रहे हैं, दो दिशा में दो लक्ष्य को लेकर के चल रही हैं, लेकिन जो बृहद लक्ष्य है वह एक बृहद भारत ही है। इस बात को आप मान करके चलें। धन्यवाद। इस परिप्रेक्ष्य में ही इसी चीज़ को आप देखें।